नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आखिरकार एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति देने की तैयारी है। जेपी नड्डा के मुताबिक पूर्वी भारत से किसी को मौका देने पर सभी के बीच सहमति बनी थी। फिर हमने इस बात पर विचार किया कि देश को अब तक आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति नहीं मिला है। इसके बाद बैठक में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लग गई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू। दरअसल 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ था। भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से वो ग्रेजुएट हैं। शुरुआत में उन्होंने एक टीचर के तौर पर काम किया और उसके बाद वो राजनीति में आई। झारखंड की राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं। उड़ीसा से वो 2 बार विधायक रही हैं। वहीं बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन की जो सरकार रही थी उसमें वो मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना जो करियर था, पॉलिटिकल करियर, उसकी शुरुआत एक पार्षद के तौर पर की थी और बीजेपी के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी वो रह चुकी हैं। सियासत और समाज सेवा में करीब 2 दशक का अनुभव उन्हें है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों और हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल शानदार रहा है। मुझे भरोसा है कि वे हमारे देश की महान राष्ट्रपति होंगी। लाखों लोग, विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और मुश्किलों का सामना किया है, वे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीवन से बड़ी शक्ति हासिल करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत उपाध्याय हमारे साथ हैं और मनोरंजन भारती भी जुड़ गए हैं। मनोरंजन, आपसे जानना चाहेंगे अब आगे का रास्ता क्या रहेगा। हमें ऑपोजिशन के कैंडिडेट का नाम भी पता चल चुका है और अब हमारे सामने एनडीए के कैंडिडेट का नाम भी है। अब आगे क्या होगा? देखिए, आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है उसके पास 2% वोट कम हो रहे थे। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जो है किंग मेकर के रूप में 3 लोग थे जो कि एनडीए को बचा सकते थे, जिसमें कि एक नवीन पटनायक थे, एक जगन मोहन रेड्डी और टीआरएस का नाम आ रहा था। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी ने ये कैंडिडेट दिया है उड़ीसा से, एक ट्राइबल वुमेन को, तो उड़ीसा से अब नवीन पटनायक भाग नहीं सकते हैं। उनको वोट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, पूरे देश भर में जितने भी विधायक और सांसद हैं जो कि अनुसूचित जनजाति से आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सबको मालूम है कि वो कोटा रिजर्व होता है सांसदों का और विधायकों का। चूंकि यहाँ पे राष्ट्रपति में गुप्त मतदान होता है, हालांकि व्हिप इशू होता है लेकिन गुप्त मतदान होता है, इसलिए ट्राइबल जितने भी एमएलए और एमपीज होंगे वो एक तरह से फोर्स होंगे कि पहली ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति भवन पहुंचाना है।
दूसरी बात, झारखंड जैसा ट्राइबल स्टेट जो है वो भी एक तरह से कंपेल होगा कि द्रौपदी मुर्मू के साथ जाया जाए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए ने सब कुछ देखभाल करके एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि अब ये श्योर हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू अब जो है अगली राष्ट्रपति होंगी। जी संकेत, जैसे कि बाबा कह ही रहे हैं कि जो कैंडिडेट को का सिलेक्शन किया गया उसमें काफी सोच विचार दिखता है, पर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 2017 में भी उनका नाम काफी जोर शोर से आगे आया था, तो कहीं ना कहीं सारे बॉक्सेस को वो चेक करती थी, क्योंकि पहले भी उनका नाम जब प्रणब मुखर्जी जा रहे थे तब भी उनका नाम काफी आगे चल रहा था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नाम आगे जरूर चल रहा था, लेकिन उस समय पार्टी ने ये तय किया, न जाने क्या समीकरण थे, उन्होंने ये तय किया कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस बार ये कैंडिडेचर इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बारीकी से सुनी हो, जेपी नड्डा ने शुरुआत में ये बोला कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि कोई मुकाबला हो, हम चाहते थे कि सहमति से ये इस पर घोषणा हो जाए, और इस वजह से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले भी, उनसे बात भी की। लेकिन जब विपक्ष ने ये तय कर लिया, जब विपक्ष का ये पूरी तरीके से ये तय हो गया कि अब यशवंत सिन्हा उनके कैंडिडेट होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से कैंडिडेट अपनी घोषणा कर दी। आप टिक मार्क की बात कर रही हैं, देखिए बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है द्रौपदी मुर्मू का। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। रमा देवी विमेंस कॉलेज भुवनेश्वर की पढ़ी हुई हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में बहुत टाइम से काम कर रही हैं, 79 से 97 तक। उसके बाद बीजेपी की एसटी मोर्चा में रही, स्टेट में भी और सेंटर में भी। गवर्नर ऑफ झारखंड रही हैं 2015 से लेकर 2021 तक। और अब बात करते हैं, जो अभी मनोरंजन भारती भी कह रहे थे कि गणित किस तरीके से बैठा है, तो मैं आपको गणित के जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं मैं वो बता देता हूं। देखिए, एनडीए के पास आज की डेट में 49% इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि जैसे बाबा कह रहे थे वो 2% और चाहिए। अभी अगर आप ये यूपीए की बात कर लें तो 24.3% उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज है। अगर एंटी बीजेपी और प्रो बीजेपी वोट देख लें तो प्रो बीजेपी वोट, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी, जैसे बाबा बता रहे थे कि अब कंपेल हो जाएंगे वो वोट करने के लिए, वो 7% इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो 49 में अगर आप 7 मिला देते हैं तो ये तो सीधे सीधे एकदम विनिंग कैंडिडेट हो गए। तो यशवंत सिन्हा किससे मुकाबला लड़ेंगे और क्या करेंगे, और ये अब सांकेतिक ही रह गई है लड़ाई। ये चीज एकदम स्पष्ट हो गई है कि द्रौपदी मुर्मू अब अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं, पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल। मनोरंजन, ये बहुत अहम हो जाता है कि पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनने वाली है, हालांकि महिला दूसरी रहेंगी, और कहीं ना कहीं ये बात कि वो महिला भी हैं और ट्राइबल भी हैं, ये खास हो जाता है क्योंकि बहुत एक बड़ा धड़ा है हमारी पॉपुलेशन का जो कि इन दोनों कैटेगरीज को भरता है, महिलाएं और ट्राइबल। जी हाँ, निश्चित रूप से। और ये जो है काफी गेम चेंजिंग होने वाला। जैसे मैंने कहा कि आप झारखंड को मत भूलिए, झारखंड का भी वोट इसमें ऐड कर दीजिए तो वो ये वोट जो है बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो भी एसटी विधायक हैं और जो सांसद हैं वो भी अंतरात्मा की आवाज पे वोट करेंगे इनको। दूसरी बात, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति होने वाली है, 64 ईयर की होंगी और राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन होंगी, या आप कह सकते हैं यंगेस्ट राष्ट्रपति होंगी। तो एक तरह से मैसेज देने की बात है, और वो मैसेज जो है एनडीए ने खुल के दिया है। जैसा कि नड्डा साहब ने कहा, 20 नामों पे चर्चा हुई, गुना भाग घटाव करने के बाद ये नाम चुना गया है। और हालांकि पहले भी ये नाम इनका आ चुका था और हम लोग को ये अंदाजा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आ सकता है फाइनली। अब आप कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट अब जो होगा अब एक सांकेतिक होगा, लेकिन हमने देखा है सांकेतिक कॉन्टेस्ट भी देखा है। विपक्ष में जब बीजेपी थी, भैरव सिंह शेखावत वर्सेज प्रतिभा पाटिल का भी कॉन्टेस्ट हमने देखा है। तो कॉन्टेस्ट तो होंगे क्योंकि लोकतंत्र है, विपक्ष भी अपना कैंडिडेट देगा। तो अब जो ये कॉन्टेस्ट है वो सांकेतिक होगा। अब देखना पड़ेगा कि यशवंत सिन्हा या जो यूपीए तक जो है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है।
जी, और संकेत, जाते जाते आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यशवंत सिन्हा का नाम भी बहुत ज्यादा मंथन के बाद सामने आया था। वहां पे भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो हर बार आते रहते, गोपाल कृष्ण गांधी हो, वो नाम भी घुमा, उससे पहले पवार, शरद पवार का नाम भी, फारूक अब्दुल्ला का नाम भी, तो वहां पे भी उस नाम के लिए काफी जद्दोजहद हुई। देखिए, पहले तो 3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद यशवंत जी जो हैं वो तैयार हुए और उन्होंने बोला कि हम ग्रेटर गुड के लिए, ऑपोजिशन यूनिटी के लिए हम साथ में आते हैं। 3 लोग उसमें, सबसे पहले शरद पवार ने रिजेक्ट किया, उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी, तब यशवंत सिन्हा ने बोला कि ग्रेटर गुड के लिए मैं ये लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। देखिए, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं यहां पर जो बीजेपी के हवाले से हमको जानकारी मिल रही है। उनका ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास को दर्शाता है ये कैंडिडेचर द्रौपदी मुर्मू का। अगर ये चुन ली जाती हैं तो पहली महिला ट्राइबल राष्ट्रपति होंगी, सेकंड एवर फीमेल प्रेसिडेंट। ये पहली राष्ट्रपति होंगी जो कि ओडिशा स्टेट से आएंगी। इस बात का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है बार बार ताकि बीजेडी का समर्थन मिल जाए। इसके अलावा ये बताया जाता है शी इज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ झारखंड, जो कि हम जानते हैं 2021 तक थी। She is the first woman and a tribal leader from Odisha to be appointed as governor and to complete her tenure. अपना पूरा tenure इन्होंने complete किया जी। इनका जीवन संघर्ष के साथ भरा हुआ है। एजुकेशन को, शिक्षा को इन्होंने अपना पूरा फोर्स उस पर लगाया। तो ये सारी चीजें ग्रास रूट से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें बीजेपी अब जब मुकाबला होगा तो इसको हर जगह लेकर के जाएगी, ये संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। जी, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ। एक चीज ऐड करना चाहता हूं, एक चीज जाते जाते, कि अब एक धर्म संकट होगा नीतीश कुमार के लिए और हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि यशवंत सिन्हा झारखंड से आते हैं, और नीतीश कुमार के लिए इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर के सचिव होते थे, यशवंत सिन्हा बिहार से गहरा ताल्लुक है, तो अब इनके लिए एक धर्म संकट होगा, क्योंकि किनके पास जाए। हालांकि एनडीए के पार्ट है नीतीश कुमार और यूपीए के पार्ट है हेमंत सोरेन। जी, शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो आज की बड़ी खबर शाम को जो आई है, वो बड़ी खबर यही रही है कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की जो बैठक हुई उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने कर दिया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। तो आज खबर आई है कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार भी जुड़ गए हैं। इनकी उम्मीदवारी की वजह से बिहार और झारखंड में क्या राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर तब जब नीतीश और बीजेपी के बीच संबंध थोड़े से इस वक्त तनावपूर्ण चल रहे हैं। मनीष, आपको क्या लगता है, ये जो उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है, इससे अब नीतीश कुमार के लिए क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो झारखंड की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जेएमएम जो है वो देर या सवेर जो भी हो, वो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के समर्थन में उससे उतरना जो है उसके लिए मजबूरी होगी, क्योंकि न केवल वो आदिवासी समाज से हैं बल्कि महिला भी हैं। और साथ ही साथ जब वो झारखंड की राज्यपाल करीब 6 वर्षों तक रही थी, क्योंकि कोरोना के कारण इन लोगों का टर्म 1 साल बढ़ गया था, तो उस समय इनके संबंध जो है हेमंत सोरेन के साथ काफी मधुर रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन जब विपक्ष के नेता थे और बाद में जब मुख्यमंत्री भी बने तो उनके काफी रिश्ते अच्छे रहे हैं। और ये कहिए कि द्रौपदी मुर्मू जब राज्यपाल के पद से भी हटी थी तो उसके बाद भी वो उनके साथ में उनके एक तरह से निजी संबंध को उन्होंने बनाए रखा था। ये तो बात झारखंड की हो गई। दूसरी बात है जहां तक बिहार का, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना जो है उतना आसान नहीं होगा। अगर वो बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में सरकार चलाना चाहते हैं तो उन्हें द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन करना ही होगा। अगर उनके पास कोई दूसरा विकल्प हो तो शायद वो तब यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम है। अनिल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम यह है कि आज जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का
की घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन किया और उनके चिराग पासवान के करीबियों के अनुसार उन्हें यह आश्वासन दिया और ये कहा कि आप एनडीए के अंग हैं, और प्रधानमंत्री ने भी आज की बैठक में आपके बारे में कहा है कि आप एनडीए के पार्ट हैं। ये ऐसी बात है जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आएगी और ये शायद जानबूझकर किया है कि जिससे कि नीतीश को भी एक संदेश जाए कि आप बीजेपी के सपोर्ट को हमेशा ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत अहम हो जाता है जो आज कैंडिडेचर जिसका ऐलान किया गया है बिहार की राजनीति के लिए भी और झारखंड की राजनीति के लिए भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।